लखनऊ की रहने वाली विभा बताती हैं कि कुछ महीने पहले उनके पति को चेहरे की एक तरफ अचानक कमजोरी सी महसूस हुई, मानो उस हिस्से में कोई मूवमेंट ही ना हो। चेहरे का आधा हिस्सा टेढ़ा हो गया था। वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंची। वहां डॉक्टर ने बताया कि उनके पति को ब्रेन स्ट्रोक पड़ा है। विभा चाहती हैं कि हम सेहत पर ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बताएं, इसके लक्षणों के बारे में बताएं, ताकि लोग समय रहते इसकी पहचान कर डॉक्टर के पास पहुंचने में देरी ना करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। दिमाग के किसी हिस्से में अगर थोड़ी देर के लिए रक्त का प्रवाह बाधित हो जाए, नतीजन ब्रेन के उस हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा कम पहुंचती है और वह हिस्सा मरने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है। इस स्थिति को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। मेडिकल की भाषा में इसे सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं और आम भाषा में इसे लकवा, फालिस या पैरालिसिस भी कहते हैं। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लीकेज टाइप और ब्लॉकेज टाइप। ब्लॉकेज टाइप यानी खून की नली में खून के थक्के यानी क्लॉट जम जाए, इससे जो स्ट्रोक होता है उसे हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं। और लीकेज टाइप यानी खून की नली अचानक से फट जाए, उसकी वजह से ब्रेन के अंदर में हेमरेज हो जाए, ब्लड जमा होने लग जाए, दबाव बढ़ने लग जाए, इसे हम ब्रेन हेमरेज या हेमोरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसके लक्षण को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम स्ट्रोक की पहचान कर लें, उतनी जल्दी उसका इलाज संभव है। तो किसी भी आदमी को अगर अचानक से आवाज में बदलाव होने लगे, चेहरा टेढ़ा होने लग जाए, एक हाथ या पैर काम करना बंद करने लगे, दिखाई देने में अचानक से परेशानी होने लगे या अचानक से खाना निगलने में तकलीफ होने लगे, तो यह सब स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि स्ट्रोक को होने ही ना दिया जाए। तो यहां पे यह समझना जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक होता ही क्यों है। तो स्ट्रोक के जो सबसे कॉमन कारण है हमारे देश में, वह है रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर का अनियंत्रित रहना। 40 साल के पास या जिस किसी व्यक्ति में परिवार में ब्लड प्रेशर की समस्या हो, उनको नियमित तौर से अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए और उनकी दवाई खाते रहनी चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो, किसी को हार्ट की समस्या हो, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, या किसी को खून में थक्का बनने की संभावना हो, या किसी को सिकल सेल या हीमोफीलिया हो, या किसी में परिवार में किसी को लकवा होने की हिस्ट्री रही हो, ऐसे लोगों को सजग रहने की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से अपना चेकअप कराते रहने की जरूरत होती है, ताकि हम लकवा को होने से ही रोक सकें। ध्यान देने वाली बात है कि अगर स्ट्रोक शुरू होने के 3.5 घंटे के अंदर, ध्यान दें 3.5 घंटे के अंदर अगर उन्हें सीटी स्कैन द्वारा हम ये कंफर्म कर ले कि ये ब्लॉकेज टाइप है, तो उसमें खून के थक्के को गलाने वाली सुई, जिसे हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, वो दे दी जाए, तो खून का थक्का पूरी तरह से गल जाता है और स्ट्रोक के लक्षण काफी हद तक कम हो जाते हैं। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, जिस किसी भी मरीज को ये सब लक्षण आए, उन्हें ऐसे जगह में पहुंचना चाहिए जहां सीटी स्कैन की व्यवस्था हो और जहां न्यूरोफिजिशियन उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर 3.5 घंटे से ज्यादा समय बीत गया, फिर भी लकवे की वजह से ब्रेन के अंदर दबाव बढ़ने लग जाता है, या कभी कभी मरीज को बेहोशी होने लग जाती है, या मिर्गी के दौरे भी पड़ने लग जाते हैं, उस कंडीशन में उन सब चीजों का उपचार किया जाता है। अगर कोई मरीज रास्ते में ही 3.5 घंटे बिता दे या किसी कारण से डॉक्टर के पास देर से पहुंचता है, उस कंडीशन में उसका इलाज ये होता है कि अगर ये ब्लॉकेज टाइप का स्ट्रोक रहा हो, तो उसमें खून पतला करने की दवाई काफी लंबे समय तक दी जाती है, ताकि भविष्य में दोबारा लकवा पड़ने का डर ना रहे। कुछ लोगों में ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक होते हैं, यानी लकवे के सारे लक्षण खुद ब खुद
1 घंटे से भी कम समय में खत्म हो जाते हैं। ऐसे लोगों को और सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि भविष्य में इन्हें और बार लकवे पड़ने की संभावना होती है। तो इन्हें प्रॉपर जांच करके हार्ट की जांच करनी होती है, दिमाग को ले जाने वाली जो खून सप्लाई करने वाली नसें हैं उनकी जांच करनी होती है, और दिल की जो धड़कन है वो नियमित तौर पर चल रही है कि नहीं चल रही है, खून में वसा की मात्रा कितनी है, इन सब चीजों की जांच करके भविष्य में लकवों की पुनरावृत्ति न हो इसकी रोकथाम की जाती है। फिर भी अगर किसी आदमी को लकवा हो ही गया तो भी जरूरी नहीं है कि हॉस्पिटल में इलाज के साथ ही उनके सारे लक्षण तुरंत ठीक हो जाए। अमूमन लकवे के अगर डिपेंड इस बात पे करता है कि ब्रेन के कितने हिस्से को नुकसान पहुंचा है। अगर ब्रेन का ज्यादा हिस्सा नुकसान पहुंच गया तो आदमी की मौत भी हो सकती है, या हो सकता है कि आदमी हमेशा के लिए अधरंग हो जाए, आधे हिस्से उसके काम करना बंद कर दें या विकलांग हो जाए। कुछ लोगों में अच्छी फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन से जो विकलांगता उत्पन्न हुई है उसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके अंग में जो विकलांगता आ गई है, कमजोरी आ गई है, उसे ठीक कर दे। उसे सिर्फ और सिर्फ अच्छी फिजियोथेरेपी से ही ठीक किया जा सकता है। एक और बात मैं बताना जरूरी समझूंगा कि अक्सर लोग लकवा की शुरुआती लक्षण आते ही नीम हकीम और झोला छाप के चक्कर में पड़ करके अपना गोल्डन आवर, कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तो टाइम इज ब्रेन। लकवा की शुरुआत होते ही हर एक सेकंड जो हम बर्बाद करते हैं, हमारे ब्रेन के हजारों न्यूरॉन मर रहे होते हैं। तो जितनी जल्दी हम सही स्ट्रोक स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएं और उसका प्रॉपर इलाज शुरू कर दें तो हजारों न्यूरॉन्स को हम मरने से बचा सकते हैं, क्योंकि हर बीतता हुआ घंटा हमारे ब्रेन को 10 साल बूढ़ा कर रहा होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी देरी से हम अस्पताल पहुंचेंगे, हमारे में रिकवरी के चांसेस उतने कम रहेंगे। आपको स्ट्रोक के लक्षण पहचानने और इससे बचने के लिए क्या क्या करना है ये पता चल गया। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, जानेंगे एसिडिटी और इसकी दवाइयों के बारे में। आपको कभी ना कभी एसिडिटी की दिक्कत जरूर हुई होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी सीने में जलन या दर्द की। अब ऐसे में हम तुरंत राहत पाने के लिए एंटासिड यानी एसिडिटी की दवाइयाँ खुद ही ले लिया करते हैं। लेकिन ये काम कैसे करती हैं और क्या इसके कोई नुकसान भी हो सकते हैं, इस बारे में हमने बात की डॉक्टर मनीष काक से। वो बताते हैं कि हमारे पेट में जो एसिड होता है वो कई बार फूड पाइप यानी खाने की नली की ओर आता है। इससे नली की जो अंदरूनी परत होती है उसमें समस्या आती है, जिससे जलन या दर्द होता है। इसको एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। हम जो आमतौर पर आसानी से मिलने वाली एसिडिटी की दवाइयाँ ले लेते हैं, इनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एसिड को बेअसर करते हैं। इस तरह जलन ठीक हो जाती है और हमें राहत मिलती है। डॉक्टर मनीष के मुताबिक कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर एसिडिटी की ये दवाइयाँ ली जा सकती हैं, लेकिन अगर एसिडिटी के कारण ये दवाइयाँ आपको बार बार लेनी पड़े, दिन में कई बार लेनी पड़े या हफ्ते में कई बार लेनी पड़े, तो उसका मतलब हो सकता है कि आपको कोई समस्या है, अंदर कोई बीमारी चल रही है जिसमें इस एंटासिड से थोड़े समय के लिए राहत मिल रही है और वो बीमारी छूट रही है। इसलिए ऐसे में डॉक्टर को दिखाना ही ठीक रहेगा। डॉक्टर मंजूषा अग्रवाल बताती हैं कि डॉक्टर की सलाह के बगैर एसिडिटी की दवाइयों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। वो बताती हैं कि एसिडिटी की जिन दवाइयों में मैग्नीशियम होता है उससे दस्त की शिकायत हो सकती है, जिनमें एल्यूमिनियम होता है उससे कब्ज की दिक्कत हो सकती है। खासकर किडनी के मरीजों में एल्यूमिनियम वाले एंटासिड लेने से नुकसान पहुँच सकता है। तो समझ आया कि एसिडिटी को छोटी मोटी दिक्कत समझ के ऐसे ही दवाइयाँ लेना खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर को दिखाने में कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक एक बढ़िया सी हेल्थ टिप, जिसमें आज हम बात करेंगे मोटे अनाज यानी मिलेट्स की। मोटे अनाज में ज्वार, बाजरा, रागी जैसे अनाज आते हैं। सेहत के लिहाज से मोटे अनाज के क्या फायदे होते हैं, ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन दीप्ति खटूजा से। दीप्ति बताती हैं कि मिलेट्स यानी मोटे अनाज में बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। सबसे पहले तो ये फाइबर यानी रेशे से भरपूर होते हैं। इसकी वजह से ये वजन घटाने, ब्लड शुगर कंट्रोल और पाचन यानी कि अगर कब्ज की दिक्कत है तो उसको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इसी फाइबर की वजह से
ये कोलेस्ट्रॉल को भी मेंटेन करते हैं। रेशे के अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। इनमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम और विटामिन बी होता है, फास्फोरस, जिंक, पोटेशियम, कॉपर और कई एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स कोशिकाओं को कई तरह के नुकसान से बचाने का काम करते हैं। यह हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उसको कम करने में मदद करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मिलेट्स का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाएं। दीप्ति खाने में हर चीज़ की सही मात्रा लेने की सलाह देती हैं जो आपके शरीर की ज़रूरत के मुताबिक हो। वो बताती हैं कि खाने में बहुत ज़्यादा मात्रा में मोटे अनाज रखने से ऐसा देखा गया है कि थायराइड ग्रंथि के काम करने पर असर पड़ सकता है। वहीं कुछ बीमारियों में कम रेशा देने की ज़रूरत होती है, इसलिए खाने पीने में संतुलन बनाए रखें। आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर डॉक्टर से आपका कोई सवाल है तो अपनी बात स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिए।